जो है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये जितनी हमने पोस्ट क्रिएट की होती है, जितने हमने पेज बनाए होते हैं, थीम को चेंज करने से ये पेज, ये पोस्ट हमें दोबारा क्रिएट नहीं करने पड़ते। ठीक है, जितनी भी कैटेगरीज आपने बनाई हैं, टैग्स बनाए हैं, पोस्ट बनाई है, ये ऐसा नहीं होगा कि आप दोबारा क्रिएट करो। ठीक है, ये सारा कुछ आपके पास एज इट इज रहेगा, पोस्ट, पेज, सब कुछ। अभी ये आपको नजर आ रहे हैं, इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है कुछ पर्टिकुलर, जिसमें आपको ऊपर टाइटल नजर आ जाता है, फिर सेंटर में आपको पोस्ट नजर आ जाती है, वगैरह वगैरह। इस तरह का हमारे पास हो रहा है। बट क्या हो जाएगा हमारे पास जब हम इसकी थीम चेंज करेंगे, तो ये जो पोस्ट और पेज है ये हमारे पास हमने क्रिएट की हुई है, ये हमें दोबारा से क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। बट इनका जो लेआउट है वो हो सकता है क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जी मैंने बताया कि माइक ऑफ रखें, फिर आप ऑन कर लेते हैं। ठीक है, इनका जो लेआउट होगा वो उस थीम के अकॉर्डिंगली हो जाएगा जैसा वो आपको बताती है। प्लस फिर हमारे पास जो भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस होंगे उस थीम के अंदर, उसकी मदद से हम अपना लेआउट मज़ीद मैनेज कर सकें। यानी कि कुछ डिफ़ॉल्ट रूल्स होते हैं जो कि थीम आते साथ अप्लाई करवा देती है, जैसे कुछ कलर्स, बैकग्राउंड कलर, उसका पेज का लेआउट, पोस्ट की फॉर्मेट वगैरह वगैरह। बट फिर हम ये देखते हैं कि क्या उस थीम के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं या नहीं। फिर जितने भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उनकी मदद से हम अपना लेआउट को मज़ीद कस्टमाइज कर लेते हैं अपनी विल के अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। फिर वो एक डिफरेंट एरिया में आपका एक डिफरेंट तरीके से आप उसे शिफ्ट कर लेते हैं। अगर उसके अंदर कोई साइड बार वगैरह है तो वो आ जाएगी, फुटर, हेडर वगैरह सारा कुछ इंक्लूड है। अगर फ्री थीम्स की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ पेड थीम ही फेमस नहीं होती, कुछ ऐसी फ्री थीम्स भी हैं जो कि पॉपुलर है। ठीक है, कुछ फ्री थीम्स भी ऐसी हैं जो कि पॉपुलर हैं और लोग इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। वो कौन सी थीम है हमारे पास उस थीम का नाम है एस्ट्रा। जो भी थीम होगी उसका कोई ना कोई नाम होगा, जैसे अभी 2021 कर रहे थे, अवाडा थीम है, फ्लैटसम थीम है। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है एस्ट्रा, ASTRA। अब अगेन ये फ्री में भी आती है, प्लस इसका एक प्रो वर्जन भी है, एक पेड वर्जन भी है, जिसके लिए हमें कुछ क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। अभी तो हम फ्री वाले का देखेंगे कि फ्री के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शन जो है वो मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके एक्स्ट्रा लिखता हूँ तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये उसका आइकन है एक्स्ट्रा का। ये मेरे पास लोगों ने इसके ऊपर भी सर्विसेज जो है वो दी हुई हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो किसी न किसी पेज बिल्डर के साथ होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी तो हम ये जो पेज बिल्डर हमने देखा, गटनबर्ग जो हमारा बेसिक वाला था, हम इससे तो फ़िलहाल काम करना देख रहे हैं, थोड़ा ऑप्शंस को समझ रहे हैं। बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम क्या करेंगे, हम थर्ड पार्टी कोई प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसकी मदद से हम अपना पेज बिल्ड कर सकें ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा ऑप्शंस के साथ। ठीक है, तो इसका ज़्यादा एस्ट्रा एजेंसी का जो यूज़ है या एस्ट्रा थीम का जो यूज़ है वो किसके साथ होता है, एलिमेंट और प्रो के साथ। ठीक है, अब ये एक प्लगइन है, इसकी हम फिलहाल बात नहीं करेंगे, बट आगे आने वाले टाइम में इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी फेमस होता है कि एस्ट्रा प्रो और एलिमेंट प्रो। अक्सर लोगों ने ये देखें इसी का रेफरेंस दिया हुआ है। इसी का रेफरेंस क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन ग्लोबली फेमस है। लोग इसे यूज़ करना पसंद भी करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। इसीलिए मैं जिसे भी देखता हूँ वो ये दोनों ऑप्शन उसने अपने गिग इमेज के अंदर मेंशन किए हुए हैं ताकि दुनिया को पता लगे कि हम इस पे काम कर रहे हैं।
अब देखें, वैसे तो आपके पास कितना ज़्यादा रश होता है वर्डप्रेस पे, बट मैंने एक माइक्रो नीश, इसे कहते हैं छोटी नीश में काम करना, इसके ऊपर हमारे पास सर्विसेज जो है वो कम हो गई हैं और लोग काम भी जो है वो कर रहे हैं। मतलब कि इस तरह से मैं बड़े कीवर्ड के अंदर भी काम कर सकता हूँ, हाई कंपटीशन में भी, और लो कंपटीशन के अंदर भी मैं क्या कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ एस्ट्रा की बात करेंगे, आगे आने वाले टाइम में हम एलिमेंटोर की भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना फेमस है। ठीक है, अब सिंपल आप लोगों ने क्या कर लेना है, जो भी मेरी पोस्ट है, पेज है, वो तो मौजूद है, उससे मैंने जो कल क्रिएट की थी, जैसे टेस्ट पेज वगैरह, ये ऐसे ही है। अपेयरेंस में आ जाए, थीम के अंदर, यहाँ पे आप ऐड न्यू पे क्लिक करें। ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, मैं पॉपुलर आइटम में चला जाता हूँ, तो उम्मीद है पॉपुलर के अंदर मुझे ये एस्ट्रा नज़र आए। ये देखिए, मैंने कहा पॉपुलर, तो पॉपुलर के अंदर एस्ट्रा जो थीम है वो मुझे नज़र आ रही है, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है फ्री थीम्स के अंदर, बट इसका पेड वर्जन भी मौजूद है। मैं इसे क्या कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब इंस्टॉलेशन से क्या होता है, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो पहले वो डाउनलोड होता है, फिर वो क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये किसी और डायरेक्टरी पे पड़ी हुई थी, हमारे पास हमने क्या किया, हम थीम पैनल में आए, हमने कहा कि हमें ये वाली थीम चाहिए। अब वो थीम पड़ी हुई है किसी और सर्वर के ऊपर, किसी और पर्टिकुलर जगह पे उसकी फाइल्स पड़ी हुई है। तो जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हो तो वो फाइल्स आपके पास आती हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर सेव हो जाती हैं। वो डायरेक्टरी कौन सी होगी, WP कंटेंट वाली डायरेक्टरी। उसके बाद अगर मैं इसे करना चाहूँ तो मैं इसे कभी भी जो है ना वो एक्टिवेट कर सकता हूँ। अभी तक मैंने इसे इंस्टॉल तो कर लिया, बट एक्टिवेट नहीं किया। ये देखिए, अब ये माई थीम्स के अंदर ये दोनों मौजूद हैं, 2021 और एक एस्ट्रा। अभी तक 2021 जो है ना वो एक्टिवेटेड है। मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ अपने पास। ठीक है, मैंने सिर्फ इसे एक्टिवेट किया है, बस मैंने और कुछ भी नहीं किया, ना मैंने कोई सेटिंग वगैरह की, ना कुछ भी। अगर मैं अपने पेज को, अपनी साइट को विजिट करता हूँ, ये देखिए, इसका कलर वाइट हो गया, इसकी जो टॉप बार है वो एक डिफरेंट तरीके से आ गई, इसके राइट पे एक साइड बार आ गई। ऐसा क्यों हो गया? कल थीम की तक वजह से। पेज की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल थीम के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल, हमारी जो अपेयरेंस है वो डिपेंड करेगी थीम पे। अब कल तक साइड बार शो नहीं होती थी, आज साइड बार भी शो होने लगी है। क्यों? क्योंकि थीम के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। बाकी जो हमने मेन्यू क्रिएट की थी, मेन्यू हमारी एज इट इज मौजूद है। जो भी मैंने चीज़ें अपलोड की थी वो मेरे पास एज इट इज अवेलेबल है। अब कल तक क्या हो रहा था कि शाहिद अफरीदी ऊपर शो होता था, पिक्चर नीचे शो होती थी। आज क्या हो गया कि पिक्चर ऊपर शो हो रही है और शाहिद अफरीदी टाइटल नीचे शो हो रहा है। कैटेगरी यहाँ पे शो होने लग गई है। ये किसने बताई हैं ऐसे बातें? मैंने तो नहीं अभी तक कुछ चेंज किया, मैंने तो सिर्फ बताया है, थीम लगाई है। तो ये उस थीम के अंदर जो पोस्ट का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास पोस्ट आ गई। प्लस जो जो हमारा डाटा था वो वैसे ही अवेलेबल है, क्योंकि थीम के चेंज करने से आपकी पोस्ट डिलीट नहीं हो जाती, आपका पेज डिलीट नहीं हो जाता, वो वैसे ही रहता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपेयरेंस के अंदर अब कस्टमाइज के ऑप्शन की बात करूँ कि आखिर क्या क्या ऑप्शन चेंज हुए हैं, तो मैं क्या देखता हूँ कि कल तक मेरे पास जो ऑप्शन लिमिटेड थे, आज मेरे पास थोड़े ऑप्शन बढ़ गए हैं। देखें, ग्लोबल है, एक हेडर बिल्डर है, ब्रेड क्रम्ब है, ब्लॉग है, साइड बार है, फुटर।
यानी कि मैं हर किसी की सेटिंग्स अलग अलग कर सकता हूँ, कस्टमाइजेशन अलग अलग कर सकता हूँ। बट क्या कल तक फुटर मैनेज करने का ऑप्शन था मेरे पास? नहीं। साइड बार मैनेज करने का ऑप्शन था? नहीं था ये भी। अब क्या हो गया, ये सारे ऑप्शन आ गए। हाँ, ये नीचे वाले तो ऑप्शन थे जो कि मैंने आपको कहा था कि ये तो डिफ़ॉल्ट हैं, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, ये वर्डप्रेस के साथ आते हैं। प्लस ये ऊपर वाले जो ऑप्शन हैं ये किसके साथ आए? थीम के साथ। यहाँ पे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि हमारी एक्टिवेटेड थीम जो है वो कौन सी है? एस्ट्रा है। मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो क्या कहता है? मोर ऑप्शन अवेलेबल इन एस्ट्रा प्रो। ठीक है, जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ वो कहता है कि जी अगर आपने एस्ट्रा प्रो लेना है तो आपको पे करना पड़ेगा। एनुअली अगर सब्सक्रिप्शन लेनी है तो ये, अगर लाइफ टाइम के लिए लेना है तो एक दफ़ा 249 दे दें लाइफ टाइम के लिए आप। ठीक है, बट अभी मैं कहता हूँ कि अभी पेड तो नहीं, मैं इसी के साथ जो ऑप्शन मुझे मिलेंगे मैं उसी के साथ कुछ सेटिंग जो है वो देखना चाहूँगा कि क्या क्या चेंज हुई है। ठीक है, अब कल तक मेरे पास टाइपोग्राफी के कोई ख़ास ऑप्शन नहीं थे, कलर्स के नहीं थे, कंटेनर बटन्स के नहीं थे। बट आज मेरे पास उनके अलग अलग ऑप्शन मौजूद हैं जिसके अंदर मैं जाके अपनी थीम की बेस टाइपोग्राफी यानी कि जो सारी ये टेक्स्ट वगैरह है इसकी फॉर्मेटिंग और हेडिंग्स वगैरह की फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकता हूँ, साइज़, वेट, टेक्स्ट की फॉर्मेशन कर सकता हूँ, अपर केस में, लोअर केस में, या डिफ़ॉल्ट जो है मैं फ़िलहाल वही चीज़ें रहने देता हूँ। तो मैं सारी की सारी सेटिंग्स जो है वो क्या कर सकता हूँ? चेंज कर सकता हूँ। हेडिंग की बात की जाए तो वो क्या कहता है? H1 को अलग से सेटल कर सकता हूँ, H2 को अलग से, हेडिंग 3 को अलग से, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। फिर जो भी यहाँ से मैं चेंज करूँगा तो जितनी भी मेरे पास हेडिंग्स अवेलेबल हैं उन सब की क्या हो जाएगी? फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगा। अगर मैंने उनका वेट चेंज करना है, अगर मैंने क्या करना है उनका हाइट चेंज करनी है तो क्या हो जाएगी? सारा कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे आके चेंज करवा सकता हूँ। बट कल तक सिर्फ उसने मुझे कलर को चेंज करने का ऑप्शन दिया था बस। बाकी अगर मुझे उस थीम का फ़ॉन्ट नहीं पसंद तो कोई मेरे पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। ठीक है, इसी तरह ये देखिए मुझे कलर्स की ऑप्शन देता है कि टेक्स्ट कलर ऐसा है, चेंज करना है तो कर सकते हैं। थीम का कलर ये ब्लू वाला है, लिंक का कलर भी ये है, लिंक का होवर कलर भी ये है कि अगर किसी लिंक पे होवर किया जाए तो क्या हो जाए? ब्लैक। ठीक है, अब ये लिंक्स हैं, इनका कलर क्या है? इस तरह से होवर किया जाता है तो कलर क्या हो जाता है? अगर आप इन्हें चेंज करवाना चाहते हो कि आपका लिंक का कलर ऐसा नहीं चाह रहे, येलो कर दें, तो आपके पास जो लिंक्स हैं जितने भी उनका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मैं इसे क्या कर लेता हूँ? लिंक का कलर वापस से वही सेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, मतलब कि यहाँ से मैं अपने थीम की ओवरऑल सेटिंग्स को क्या कर सकता हूँ? चेंज कर सकता हूँ विदाउट कोड लिखे बगैर सारे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। कंटेनर, अब ये देखिए मुझे लेआउट की सेटिंग भी दे रहा है कि कैसा मेरा लेआउट होना चाहिए। मैं कह देता हूँ बॉक्स। बॉक्स पे देखते हैं कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई। ये देखें सबके बॉक्स जो हैं वो अलग अलग बन गए। ठीक है, मैं क्या कह देता हूँ? कंटेंट बॉक्स, सिंपल हो गया।
हर पेज का लेआउट मैं अलग से सेटल कर सकता हूँ। फुल विड्थ चाहिए मुझे स्ट्रेच चाहिए, मैं फुल विड्थ कहता हूँ। अब ये देखिए, जो मेरा सैंपल पेज था पहले एक बॉक्स के अंदर था, कंटेनर के अंदर था, अब फुल स्ट्रेच हो गया। क्या हो गया कि फुल विड्थ हो गया। मैं क्या कह देता हूँ, मेरे पास जो पहले था डिफ़ॉल्ट, अब पता नहीं डिफ़ॉल्ट था या कौन सा था, मैं डिफ़ॉल्ट वो चीज़ दोबारा अपने पुरानी पोजीशन में आ गई। ठीक है, सर इसी स्क्रीन तरह थोड़ी लेट मूव हो रही है। जी स्क्रीन नज़र आ रही है वैसे सबको, लेट आ रहा है व्यू, क्या इशू है? सर शो तो हो रही है बट बहुत जो है ना वॉइस के साथ मैच नहीं कर रही, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। जी सबके साथ सेम इशू आ रहा है? आवाज पहले आती है, स्क्रीन बाद में मूव होती है यार और सर बहुत स्क्रीन ज्यादा स्लो मूव कर रही है। अच्छा जी, इसका कुछ हल जो है, एक मिनट जी, मैं अगर अगेन कनेक्ट करता हूँ तो हमारी रिकॉर्डिंग लूज हो सकती है। अच्छा जी, चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा स्लो चलूँ ताकि आपको साथ साथ चीज़ें जो है वो नज़र आती। ठीक है, मुझे बताएं कि अब स्क्रीन जो है वो नज़र आ रहा है, ये वाला जो पेज है हमारे पास? यस सर। हमारे पास क्या है कि ये देखें, ब्लॉग की जो पोस्ट का लेआउट है वो भी यहाँ पे हम सेटल कर सकते हैं, बॉक्स विड्थ, उसके कंटेंट बॉक्स किस तरह से, यानी कि हमारी पोस्ट ने कैसा नज़र आना है। ठीक है, हमारी पोस्ट ने नज़र कैसा आना है, उसका लेआउट कैसा होगा, उसकी जो विड्थ वाला एरिया वो कैसा होगा, वो आप चेंज कर सकते हो। बट कल तक मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वो थीम मुझे अलाउ ही नहीं कर रही थी इतने ऑप्शन देती। ठीक है, इसी तरह मेरे पास है आर्काइव्स लेआउट। आर्काइव्स क्या होता है बेसिकली? आर्काइव्स के अंदर ये होता है कि आपकी मंथली वाइज जो है ना, आपके पास डाटा स्टोर हो जाता है कि आपने इस महीने क्या क्या पोस्ट किया, इस महीने क्या क्या पोस्ट किया, तो उस पेज का जो लेआउट है वो भी हम क्या करवा सकते हैं, सेम सेटल करवा सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि वापस चला जाता हूँ, बटन्स आ जाते हैं, तो देखिए बटन्स के सारी सेटिंग मैं करवा सकता हूँ, पैडिंग दे सकता हूँ, बटन का फॉन्ट, बटन का रेडियस, बटन का कलर वगैरह वगैरह। बट अभी फ़िलहाल ऐसा कोई बटन मेरे पास मौजूद नहीं है साइट के ऊपर, अगर मैं कल को लगाऊंगा तो मैं उन्हें यहाँ से मैनेज करवा सकता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास ग्लोबल ऑप्शन थे जो कि पूरी की पूरी थीम के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। हेडर बिल्डर, हेडर को मैं अलग से मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, हेडर को मैं क्या कर सकता हूँ, अलग से जो है वो मैनेज करवा सकता हूँ, सिर्फ हेडर की अब बात होगी। लोगो, अब मुझे अगर लोगो लगाना है तो मैं अपना लोगो सिलेक्ट कर लूँगा। क्या हो जाएगा, मेरा लोगो हो गया। अब देखें, साइट का टाइटल भी शो हो रहा है, लोगो भी, बट अब मेरा ये चीज़ें बुरी लग रही हैं। मैं कहता हूँ साइट का टाइटल शो ना हो, फिर चीज़ें क्या हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट लोगो फॉर रेटिना डिवाइसेस, मतलब कि मैं रेटिना डिवाइस के लिए अलग लोगो शो करवा सकता हूँ। अब रेटिना डिवाइस कौन सी होती है? अब जैसे इस टाइम जो मैं डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ ना, वो रेटिना डिस्प्ले को सपोर्ट करती है, यानी कि ये हमारे पास मैक का फीचर होता है रेटिना डिस्प्ले। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली एप्पल प्रोडक्ट्स के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसका क्या होता है, हायर पिक्सल डेंसिटी। पिक्सल डेंसिटी यानी कि चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा विजिबल होती हैं, ज़रा ज़्यादा क्लियर होती हैं। ये जो हमारे पास एक टर्म है वो किसने लॉन्च की है,
गूगल ने। अगर आप इन डिवाइसेस का व्यू देखो और आप अगर विंडोज़ का व्यू देखो तो आपको बड़ा क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा। आपको पता है कि ये जो बिट मैप इमेजेस होती हैं वो कौन सी होती हैं? रास्टर टाइप होती हैं। जी रास्टर टाइप होती है जी। नहीं पता? बिट मैप इमेजेस जो होती हैं, जो बिट्स को जोड़ जोड़ के बनी होती हैं, जिसके एजेस पे हमें वो छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे होते हैं इस तरह से। अगर मैं गूगल पे लिखूं ये इस तरह वाली ये जो इमेजेस आ जाती हैं, जो अक्सर पुराने डिस्प्लेस के अंदर, ये देखें ये इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है। ऐसे एजेस एजेस इस तरह से, ये हमारे पास बिट मैप इमेज होती है। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर हमें ये पढ़ाया जाता है कि ये देखें वेक्टर के एजेस शार्प हैं और बिट मैप के एजेस क्या होते हैं, वो छोटे छोटे से बॉक्स वगैरह शो होते हैं। ठीक है, पिक्सल इतने स्मूथ नहीं होते। तो रेटिना डिस्प्ले बेसिकली क्या करवाता है कि आपके ये जो छोटा छोटा व्यू है, जैसे अगर मुझे अब ये पेज भी नज़र आ रहा है ना फाइबर पे, तो इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा फाइन है। अगर मैं इसे काफ़ी ज़्यादा ये क्या करता हूँ, मैं इसे जूम भी करता हूँ तो मेरे पास व्यू इसका ख़राब नहीं होता। ये उसी तरह से है जैसे कि आपके पास आईफोन्स जो हैं लेटेस्ट, उनके अंदर भी वो रेटिना डिस्प्ले को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप कोई आम चीज़ देखते हो एंड्रॉयड मोबाइल पे और आईफोन पे देखो, तो आपको आईफोन की जो सिंपल सी चीज़ है वो भी ऐसे प्रीमियम लग रही होती है कि ये बड़ी साफ़ सुथरी सी चीज़ है। क्योंकि उसका डिस्प्ले जो होता है वो क्या होता है, रेटिना होता है। वो ज़्यादा उसके पिक्सल जो है वो शार्प होते हैं। अब ये छोटी छोटी सी जो डेफिनेशंस हैं वो भी मुझे बड़ी शार्प नज़र आती हैं, शायद आपको वीडियो के अंदर इस तरह से शार्प ना नज़र आती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर उसके लिए लोगो अपलोड करना है रेटिना डिवाइसेस के लिए तो आप अलग लोगो अपलोड कर सकते हो, बाकी डिवाइसेस के लिए अलग और रेटिना के लिए अलग लोगो। तो जैसे ही कोई रेटिना डिवाइस आएगी तो आपका ये लोगो नहीं, आपका ये सेकंड लोगो जो है वो नज़र आने लगेगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखें साइट का टाइटल डिस्प्ले करना है कि नहीं, शो करवाना है कि नहीं, हम क्या करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। उसके ऊपर साइट आइकन है वो हमारा ऑलरेडी शो हुआ है। देखिए कल हमारे पास लोगो के ऑप्शन क्या इतने ज़्यादा थे जितने आज हैं? क्या रेटिना का ऑप्शन कल आ रहा था? नो सर। नहीं आ। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट चीज़ों पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन जो है वो नज़र आने लग जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें मेन्यू है, आप मेन्यू की विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ पे उसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से अलाइन कर सकते हो मेन्यू के लिहाज से। जो मेन्यू आप सेलेक्ट करोगे उस लिहाज से आप क्या कर सकोगे, उसकी थोड़ी सेटिंग्स वगैरह कर सकोगे कि अच्छा ये हाइट इतनी दे रहा है, विड्थ इतनी दे रहा है, बॉर्डर विड्थ इतनी है वगैरह वगैरह। ये सारे ऑप्शन मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप ये सारे ऑप्शन CSS के अंदर पढ़ के आए हो। ठीक है, बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर का रेडियस क्या होना चाहिए, तो ये मुझे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना कि अच्छा बॉर्डर वो होता है जो लाइन हो इर्द गिर्द। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख के आए हैं CSS के अंदर। इसीलिए वहाँ पे जाने से पहले, वर्डप्रेस पे आने से पहले हमें CSS के कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी है। वरना जैसे अब यहाँ पे ग्लोबल के अंदर अगर मैं टाइपोग्राफी की बात करूँ, हेडिंग की, तो यहाँ पे हेडिंग 1 आपको पता ही नहीं होता हेडिंग 1 हेडिंग 2 क्या है। तो अब हमें पता है कि H1 H2 की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अच्छा अच्छा उसके बाद मैं हेडर बिल्डर के अंदर था। ये जो है ये ट्रांसपेरेंट हेडर को भी सपोर्ट करता है, ये थीम जो है। ठीक है, अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो मेरे पास जैसा भी मेरी वेबसाइट होगी उसका जो हेडर है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट से क्या मुराद है कि ये देखिए मेरे पास इस तरह से चीज़ें गायब हो जाएंगी।
अब ये चीज़ कभी भी आपने ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं करनी। देखिए जैसे मैंने ट्रांसपेरेंट किया तो मेरी थोड़ी सी अलाइनमेंट चीज़ें ख़राब हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जो एरिया यहाँ पे आ रहा था, जो पिक्सल्स यहाँ पे आ रहे थे, वो गायब हो गए। ठीक है, मैं इसे 1 मिनट ऑफ करता हूँ। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर इसे इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? इसे इस्तेमाल तब करेंगे जब आप अपनी वेबसाइट का प्रॉपर एक बैनर सेक्शन बनाएंगे, हीरो सेक्शन बनाएंगे। यानी कि आपकी वेबसाइट है, सबसे पहले एक इमेज आती है वेबसाइट के ऊपर अक्सर, जो कि या तो स्लाइडर हो सकता है या क्या हो सकती है, कोई भी एक इमेज होती है जहाँ पे आपकी ब्रांडिंग हुई हुई होती है, आपके वेबसाइट के बारे में लिखा होता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये जो इसका ट्रांसपेरेंट हेडर वाला फीचर है ना, ये इसे अलाउ करता है कि आप क्या करो, डिफरेंट लोग इसे इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूजुअली वेबसाइट के ऊपर क्या होता है, एक ये बैनर इमेज होती है, इसे हीरो सेक्शन भी कहते हैं लोग। इसका नाम हीरो सेक्शन भी होता है, इसे बैनर एरिया भी कहा जाता है, बैनर इमेज भी होती है। ये जो हमारे पास मेन एरिया है, इसके साथ अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ तो मेरे पास, क्योंकि मैंने इसकी एक हाइट वेट डिफाइन की हुई है, डायरेक्ट उसके बाद फिर मेरा जो पेज है वो स्टार्ट होगा। अब चूंकि ये डिफ़ॉल्ट पेज है, इसीलिए चीज़ों की जो सेटिंग है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट हेडर की सेटिंग अलग से जो है वो करवा सकता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे ये मुझे टॉप पे भी कोई चीज़ ऐड करने की इजाज़त देता है। ये मेरा हेडर है, मैं हेडर के ऊपर भी कोई चीज़ विजिट ऐड कर सकता हूँ, सर्च ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ, सपोज सर्च कर लीजिए, ये देखिए इसके ऊपर भी, जैसे मैंने आपको कल ग्रीन स्टॉक के अंदर दिखाया था कि मेरे पास जो मेन्यू है, मेन्यू के ऊपर टॉप नैव के ऊपर भी मैं चीज़ों को ऐड करने की इजाज़त है मेरे पास। अब ये क्या है, इसका ये एरिया बना हुआ है, यहाँ से मैं इसकी विड्थ वगैरह को मैनेज कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो रखवा सकता हूँ, डिफरेंट विजेट्स। अगर मुझे नहीं रखवाने तो मैं ख़त्म कर दूंगा। ये देखिए राइट पे मेरी प्राइमरी मेन्यू पड़ी हुई है और लोगो पड़ा हुआ है, ये देखिए लोगो और प्राइमरी मेन्यू। अगर इसके सेंटर में मैं कुछ चाहूँ तो मैं सेंटर में कोई विजेट जो है वो ऐड करवा सकता हूँ। मेरे पास डिफरेंट विजेट्स के ऑप्शन जो है वो मिल रहे हैं, जैसे कि सोशल सपोज कह लेते हैं, तो सोशल आइकन मेरे पास यहाँ पे आ जाते हैं। बट अगेन मुझे फिर सोशल विजेट्स को सेटल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसके ऊपर भी मैं एक चीज़ ऐड करने की इजाज़त दे रहा है ये, और इसके नीचे भी अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ कर सकता हूँ, अगर नहीं करना चाहता तो ये किसकी मर्ज़ी है, मेरी अपनी मर्ज़ी। मैं बैक कर देता हूँ। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जो ये क्या कहता है, अबव हेडर, ये है बिलो हेडर। के हेडर के ऊपर और हेडर के नीचे की सेटिंग या जितना एरिया आपने डिक्लेयर करना है उसकी हाइट वगैरह आप मैनेज अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बट अगेन अगर आपको कुछ इससे भी ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो फिर इस थीम के साथ भी मुझे CSS का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने ऑप्शन वो दे सकता था उसने दे दिए। इससे भी ज़्यादा अगर मेरी डिमांड है, क्योंकि बिल्कुल हो सकती है, रिक्वायरमेंट इससे भी आगे की हो सकती है, तो उसके लिए फिर CSS ही है, या फिर इससे भी ज़्यादा बेहतर थीम। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम क्या होगा आपके लिहाज से? वो जो नगेट्स वगैरह के ऊपर लगा के हम फ्राई करते हैं वो वाला क्या होता होगा? सर एक मतलब टैब टाइप होता है, उस पर क्लिक करें तो वो उसकी डिटेल शो कर देता है, और अगर उसको ऑफ करें तो हम बेसिकली हम नेविगेट कर सकते हैं उसकी मदद से कि हम किस पेज पे मौजूद हैं। कैसे? यानी कि जैसे इसकी सबसे आसान एग्जांपल है, जैसे आपके पास हायरार्की नहीं होती चीज़ों की, कि आप सी ड्राइव में हैं, सी ड्राइव के अंदर आप इस फोल्डर में हैं, इस फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे हैं।
जो वेबसाइट के ऊपर इस तरह की हायरार्की शो हो रही होती है वो क्या होती है, ब्रेड क्रम। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ग्रीन सोक पे शायद ब्रेड क्रम यूज हुए हैं। ये भी आपकी मर्जी होती है कि आप यूज करो या ना करो। मुझे इसका कंफर्म नहीं है बट शायद यहाँ पे भी हो। जी ये देखें, ये टॉप पे ये देखें हमारे पास आ रहा है कि हम होम में हैं। होम के अंदर हैंडमेड गार्डन। अब ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास ब्रेड क्रम है। इस तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर शो हो रहा होता है कि अच्छा होम में हो, होम के बाद इस एरिया में हो। अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मैं वापस होम पे आ जाता हूँ। ये क्या है, ये ब्रेड क्रम कहलाते हैं। अगर इसकी सेटिंग भी करना चाहें कि आप आफ्टर बिफोर टाइटल, टाइटल के कहाँ शो करवाना है, तो आप इसे कर सकते हो। और इसे हाइड करना चाहो, नहीं शो करवाना, तो बिल्कुल ना करवाएं, अपनी मर्जी। ठीक है, अब ये देखिए ब्लॉग के हिसाब से हमारे पास कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं कि फीचर्ड इमेज नज़र आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ब्लॉग का टाइटल नज़र आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वगैरह वगैरह। कमेंट्स नज़र आने चाहिए, पब्लिश डेट, ये वो सारा कुछ। ये वही क्वेश्चन है जो कि नवीद ने पूछा था स्टार्ट में कि सर अगर हम टाइटल वगैरह को हाइड करना चाहें तो ये थीम ऑप्शन देगा। अब देखिए थीम ऑप्शन दे रहा है हाइड करने का, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसकी सेटलमेंट जो है वो क्या करवा सकते हो, करवा सकते हो। अच्छा जी, मैं अगर यहाँ से इसे भी विजिबल करता हूँ, मेटा के अंदर हमारे पास पब्लिश डेट पे आनी चाहिए, तो मैं अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको एडमिन ऑथर को हाइड करने से ऑथर हाइड हो गया है, बट पब्लिश डेट भी तो ऐड होनी चाहिए। वो क्यों नहीं, ये देखिए अब अप्लाई हो रही है चेंज। ठीक है, अब ऑथर वगैरह को मैंने सेटल किया तो देखिए ऑथर और उसकी चेंजेस वगैरह यहाँ से मैं इस मेटा को क्या करवा सकता हूँ, चेंज करवा सकता हूँ। सिंपल, जिस तरह भी आप करवाना चाहोगे तो आप खुद डिफाइन कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यूज़र को नज़र आनी है और कौन कौन सी चीज़ें यूज़र को नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फीचर्ड इमेज को अगर हम हाइड करवाएं, ये देखें जो फीचर्ड इमेज हमने कल ऐड की थी किसकी, शायद अफरीदी वाली, वो क्या हो चुकी है, हाइड हो चुकी है। और अगर उसे शो करवाना है तो आप साथ शो करवा सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ ब्लॉग के हवाले से सेटिंग्स है, सिंगल पोस्ट के लिहाज से हैं। ये वही बात है जो कि अभी हमने की है। हम उसके डिज़ाइन ऑप्शन के अंदर ज़्यादा ऑप्शन हमें नहीं देता कि हम उसका टाइटल की विड्थ वगैरह जो है वो बस चेंज कर सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है साइड बार की सेटिंग। अब साइड बार इस टाइम पे राइट साइड बार है, डिफॉल्ट लेआउट के अंदर राइट साइड बार असाइन हुई हुई है। अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती, आप कहते हो कोई साइड बार ना हो, तो आप नो साइड बार कर दें। साइड बार क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी।
सब पेजेस के ऊपर से ऑटोमेटिकली साइड बार गायब हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि राइट, अगर मैं लेफ्ट करवाना चाहता हूँ तो देखिए लेफ्ट पे आ जाएगी सारी की सारी साइड बार। अगर मैं इसकी विड्थ कम करवाना चाहता हूँ तो मैं इसकी विड्थ को 20 कर सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि पेज के ऊपर आनी चाहिए कि नहीं, पोस्ट के ऊपर, ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आनी चाहिए कि नहीं, आर्काइव पेज के ऊपर, तो मैं अलग से भी सेटल करवा सकता हूँ कि अच्छा पेज पे आ जाए, पोस्ट पे ना आए, आर्काइव पे आ जाए। तो ऐसे भी मैं सेटल जो अगर करवाना चाहूँ तो मैं करवा देता हूँ। मैं इसे दोबारा 30 कर, ठीक है। यहाँ पे क्या थी मेरे पास, साइड बार की मैन्युअल थी, ठीक है। अगेन उसके बाद फुटर बिल्डर है। अभी फुटर में मेरे पास कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। अगर मैं फुटर मेन्यू ऐड करना चाहता हूँ तो मैं फुटर मेन्यू ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं जो भी चीज़, अभी सिर्फ मेरे पास ये बॉटम वाला फुटर है, कॉपीराइट वाला। यहाँ पे अगर मैं चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ तो मैं अपनी मर्जी से विजेट्स वगैरह ऑटोमेटिकली क्या करवा सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। विजेट्स हमारे जो भी पार्टिकुलर होंगे वो जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे वो हमारे पास ऑप्शन इंक्रीज होते जाएंगे कि हम उससे ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फुटर पे भी 3 चीज़ें हैं कि आप सबसे, ये बॉटम फुटर है, फिर एक सिंपल फुटर, फिर एक टॉप फुटर। उसको भी अलग से मैनेज कर सकते हो, जैसे हेडर को कर सकते थे इसी तरह हम इसके बॉटम को भी क्या करवा सकते हैं, मैनेज। अब अगेन मैंने आपको इस थीम के हवाले से इतनी चीज़ें बताई हैं, हो सकता है कल को थीम हम चेंज करें, ऑप्शन डिफरेंट आ जाए, इससे भी ज़्यादा आ जाए, तो मतलब कि अगर मुझे आपको सारे ऑप्शंस करवाने हैं तो फिर हमें सारी थीम को एक एक करके लगाना पड़ेगा, फिर उनके एक एक ऑप्शन करने पड़ेंगे। ऐसा ही है ना, फिर देखें कल तक ऑप्शन डिफरेंट थे, आज ऑप्शन ज़्यादा आ गए, कल थीम बदलेंगे हो सकता है ऑप्शन और आ जाए, या इन्हीं ऑप्शंस के छोटे मोटे नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे कोई उसे मेन्यू कह रहा है, कोई उसे नैव कह रहा है, कोई उसे टॉप नैव कह रहा है, कोई उसे अबव हेडर कह रहा है। तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाना कि सर ने तो हमें टॉप नैव बताया था, यहाँ पे तो अबव हेडर का लफ्ज यूज हुआ हुआ, ठीक है। हर थीम की जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो अपने लिहाज से थोड़ी बहुत हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अब क्लाइंट आपको कहता है कि हीरो सेक्शन बनाना, अब आपको पता ही नहीं हीरो सेक्शन, आपको कि पता नहीं कोई फिल्म हीरो जो है हमने बनाना है। हीरो सेक्शन क्या है, हमारे पास ये टॉप का एरिया, ठीक है, जो मेन एरिया होता है। कोई आपको क्लाइंट आके कहता है कि जी बैनर एरिया जो है ना वो सेटल करना है, बैनर इमेज चेंज करनी है। अब आपको पता नहीं बैनर कौन सा, आप कहीं फोटोशॉप वाला बैनर समझ रहे हो कि फोटोशॉप में कोई नया बैनर मैंने बना के देना, ठीक है। तो हमारे पास थोड़ी बहुत आपने अकल से काम लेना है कि हर थीम के पास अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होगी, अपने अपने ऑप्शंस होंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, थीम फॉरेस्ट पे अगर मैं चला जाऊँ तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी हमने एक फ्री थीम लगाई एस्ट्रा, कल को क्लाइंट मुझे कहता है कि जी मैं पॉपुलर आइटम्स की बात करता हूँ, कल को एक बंदा आता है उसने अवाडा लगाई हुई है, 1000 ऑप्शन है अवाडा के अंदर, छोटी छोटी चीज़ को मैनेज करने के, सेटल करने के, मैंने आपको दिखाए भी थे कुछ। एक न्यू बंदा आता है उसने दी 7 थीम लगाई हुई है, एक ने बी लगाई हुई है, एक ने फ्लैटसम लगाई हुई है, एक ने ब्रिज, एक ने इनफोल्ड। तो क्या हमें इन सब के पहले लेक्चर लेने पड़ेंगे कि आज के लेक्चर में हम फ्लैटसम थीम करेंगे, आज हम ब्रिज थीम करेंगे, आज हम इनफोल्ड करेंगे। ऐसे करते करते तो हमारा कोर्स क्या, हम अगर पूरा साल भी पढ़ते रहें तो हमारे पास थीम्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। और अगर कोई पर्सन कहता है कि उसने वर्डप्रेस की सारी थीम्स के साथ काम किया हुआ है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप काफ़ी ज़्यादा टाइम से काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका काफ़ी थीम से पाला पड़े, बट ऐसा भी नहीं हो सकता कि 100% सब थीम्स के साथ पाला पड़ जाए, क्योंकि अक्सर अभी भी क्लाइंट्स आके कोई नई थीम का नाम लेते हैं जो कि हमने भी उसी दिन उनसे सुना होता है कि अच्छा ये वाली नाम की भी थीम है, ठीक है। अभी तो ये वो हैं जो कि मेन स्ट्रीम थीम्स हैं जो कि आपको कुछ नज़र आ रही हैं।
अभी ऐसी भी होती हैं जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, बट वो भी पेड थीम्स हैं, उनके अंदर भी बहुत अच्छे फीचर्स अवेलेबल हैं। क्लाइंट आके कहता है जी मुझे बोल्ड थीम कर दो, मुझे ये थीम कर दो, लिंक देता है आपको, आप उसे देखते हो कि अच्छा ये वाली थीम, ये देखें हर किसी के लिहाज से थीम है, टेक्नोलॉजी, नॉन प्रॉफिट, एंटरटेनमेंट, वेडिंग, मोबाइल, बड़ी प्रेस, ई कॉमर्स। सिर्फ ई कॉमर्स की कैटेगरी के अंदर अगर आ जाए तो बेतहाशा थीम्स है जो कि आपको ई कॉमर्स के अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड करें। ठीक है, मेजर ऑप्शंस आपको सिमिलर मिल जाएंगे, बट बिल्कुल यहाँ पे रट्टा नहीं लगा लेना। जैसे आज मैंने ये ऑप्शन करवाए हैं तो रट्टा लगा लिया, ग्लोबल होता है, हेडर बिल्डर होता है, ब्रेड क्रम्ब, ब्लॉग, साइड बार, ये तो सिर्फ इसी थीम के साथ आए हैं। कल को थीम चेंज होगी तो ऑप्शंस भी बदल जाएंगे और उन्हें मैनेज करने का तरीकाकार भी बदल जाएगा फिर। बट आपको तो सिर्फ यही 4-5 ऑप्शन आपने याद किए हुए थे, तो इसके अंदर ऐसे हम किसी चीज़ को रट्टा नहीं लगा सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि थीम बदलेगी। अब किसी ने ये भी खरीदी होगी, किसी ने ये स्मार्टेक भी, किसी ने ये आईबिड, कितनी ज़्यादा थीम है, तो फिर हम क्या करें? इसीलिए हमने खुद को इस काबिल बनाना है कि हम किसी भी थीम को मैनेज कर सकें, हम थीमों से डर ना जाएं। अच्छा अवाडा है तो मैं अवाडा नहीं कर सकूंगा, अच्छा ये थीम है तो मैं नहीं कर सकूंगा। हर थीम के अंदर आपको कुछ ऑप्शन खुद ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है एक मिनट। अच्छा, हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शंस को खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ, पैनल इसी तरह होगा। देखिए कुछ के ऑप्शन कस्टमाइज में थे, अवाडा ने अपना अलग पैनल बनाया हुआ था जहाँ से वो मैनेज करवा सकते थे चीज़ों। हमें अपने अंदर थोड़ा सा ये एबिलिटी पैदा करनी होगी कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करें, खुद से काम करें, क्योंकि ऐसे ही होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ हमने एक्स्ट्रा कर लिया तो एक्स्ट्रा पे ही काम मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्लाइंट की कोई डिफरेंट थीम भी हो सकती है, कोई अलग प्लगइन हो सकता है, कोई नई चीज़ हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी भी क्लाइंट आके कोई नए पेज बिल्डर की बात कर लेते हैं। अब एलिमेंट तो यूज़ हो रहा है, अक्सर ऐसा होता है कि आके कोई नई बात करते हैं कि अच्छा इस पे काम करो। जैसे कि रिसेंट एक एक्सपीरियंस मैंने शायद आपके पास आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि कुछ टाइम पहले एक क्लाइंट आया, उसकी वेबसाइट के ऊपर ये वाला बिल्डर लगा हुआ था। अब मुझे इस वर्डप्रेस बिल्डर का पहले आइडिया ही नहीं था कि इस नाम का भी कोई बिल्डर है या ऐसा भी कोई बिल्डर होता है। हालांकि ये 3-4 साल पुराना ज़रूर है, बट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो आपने उसका नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, तो अब क्या करें? अब उसने इसी की मदद से काम करवाना है, उसने गटनबर्ग की मदद से काम नहीं करवाना, क्लासिक की मदद से काम नहीं करवाना, उसने इसकी मदद से काम करवाना। तो क्या आप उसे अब जाने दोगे कि भाई वो तो नया बिल्डर ले आया, हमें तो इसका पता ही नहीं है, या कोई नई थीम ले आया, हमें तो इसका पता ही नहीं है? तो हमने उसे किसी भी हाल में जाने नहीं देना। इसीलिए आपने सबसे पहले उसकी, अगर आप किसी जगह पे रुक जाते हो, आपको नहीं समझ आ रही, तो आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन ढूंढनी है। अगर मैं एस्ट्रा थीम पे हूँ और मुझे नहीं आ रहा एस्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन, ये देखिए अवाडा पे हूँ, अवाडा डॉक्यूमेंटेशन, इसके ऊपर जाऊंगा, मुझे आर्टिकल मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा, अब अर्निंग करनी है तो थोड़ा बहुत फिर मुझे पढ़ना तो पड़ेगा चीज़ों को। ऐसा तो नहीं होगा कि सारी बातें मुझे पहले से पता लग जाए। अगर कोई एरर आ जाएगा तो वो भी मुझे खुद सॉल्व करना पड़ेगा। बट मैंने इनकार नहीं करना, बस मेरे अंदर ये हैबिट होनी चाहिए कि मैं चीज़ों को बस, ये बेसिकली आप में कैसे आएगा? अगर आप खुद पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हो तो, और ख़ुद एतमादी करनी भी चाहिए कि आखिर ये चीज़ है, मैं कर सकता हूँ। और फिर आप उसके लिए बेशक आपको रातों को भी जागना पड़े, आपको हो सकता है शुरू शुरू में नहीं समझ आए,
बट जब आप काम करोगे आपको एक थीम्स का स्ट्रक्चर समझ आने लग जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं। शुरू शुरू में ये सिर्फ थोड़ी सी मुसीबतें जो हैं, परेशानियां जो है वो आ सकती हैं, बट जैसे जैसे हम करते जाएंगे हम थोड़ा इस सिस्टम के साथ, इन चीज़ों के साथ ज़रा अच्छे से कंपेटेबल हो जाएंगे। बट अगेन अगर आप कहते हो कि कोई मैं ऐसा कोर्स कर लूँ ऑनलाइन या कोई ऐसा जिसके अंदर सारी थीम्स कवर अप हों, तो आप पेड कोर्स भी कर लो, सारी थीम्स तो कोई भी नहीं करवा सकता। तो आपको कैसे कि वो हर थीम पे आपको वेबसाइट बना के दिखाए, अवाडा पे भी, फ्लैटसम पे भी, डीवी थीम पे भी, ठीक है। इसके अलावा कितनी फेमस थीम्स हैं, जैसे कि हमारे पास ये पोर्टो है, एक्सटोर है, बेतहाश है, ठीक है। तो सिर्फ एक अपने अंदर नेचर बिल्ड करें कि चीज़ों को गूगल करने की। अभी तक मुझे छोटी सी चीज़ पे भी आप लोगों के मैसेज रिसीव हो जाते हैं कि सर ये इशू आ रहा है, बता दें। मैं आपको उस टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जब हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा। हो सकता है आप मुझे तब मैसेज करें तो मैं आपको रिप्लाई ना कर सकूँ, और अभी भी ऐसा होता है कि आप मैसेज टाइम पहले करते हैं, मैं आपको 4 घंटे बाद या लेट रिप्लाई करता हूँ, या कभी टाइम पे भी कर देता हूँ, वो डिपेंड करता है। बट एक ऐसा टाइम भी तो आगे आना है जब मैं हो सकता है रिप्लाई ना कर सकता हूँ आपको, तो उस प्लेटफॉर्म की आदत डालें, उस चीज़ के साथ कंपेटेबल हो जो कि आपके लिए 24 घंटे मौजूद है और हर दिन मौजूद है, जो कि गूगल है आपके पास, जो कि यूट्यूब है आपके पास, जो आप अगर क्यूरी लिखोगे तो आपको फौरन सोल्यूशन ढूंढ के देगा। ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपने वर्डप्रेस के कामों में, ये हैबिट इतनी अच्छी है कि आप लोकल अपने काम भी सारे कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई न्यू फ्रिज लेना है, न्यू एसी लेना है, आप सर्च करो, रिव्यू देख के आप डिसाइड कर सकते हो। पहले क्या होता था, कोई नया मोबाइल लेना है, आप सर्च करो कि कौन सा मोबाइल बेटर है, अपनी रेंज के हिसाब से लिखो, वेबसाइट्स के ऊपर जाओ, आप डिफरेंट मॉडल्स देख सकते हो कि अच्छा ये है, आइडिया मिल सकता है। इंटरनेट ने हमें इस काबिल कर दिया कि हम किसी और से बार बार चीज़ों को ना पूछें, हम क्या करें, उसके खुद से सोल्यूशन जो है वो ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। फिलहाल 1 महीना हमारा मजीद है, अभी तो हम चलो पूछ लेंगे, कर लेंगे, बट जब इसके बाद कोई क्लाइंट लेके आएगा जब हम नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम उस टाइम के लिए तैयारी करें, जो कि करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग करते हैं तैयारी वही फिर ज़्यादा ऑर्डर्स वगैरह जो है वो करते हैं, बट बाकी सब क्या कहते हैं कि सर ये वगैरह तो हमसे चीज़ें नहीं मिल रही, नहीं हो रही, ठीक है। तो कोशिश करें कि ये एबिलिटी जो है ना वो लाजमी लाएं। अब 2 थीमें चेंज की हैं, ऑप्शन बदल रहे हैं, तीसरी करेंगे ऑप्शन और चेंज हो जाएंगे, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, हो सकता है उनके नाम थोड़े से डिफरेंट हो जाए, ज़्यादा चेंज नहीं आता, कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली हो जाए बहुत ज़्यादा, बट माइनर माइनर चेंजेस तो हमारे पास आते रहेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको हर लेक्चर में, हर दूसरे तीसरे दिन में आपको ये बात बताता हूँ कि स्पून फीडिंग की जो आदत है ना वो किसी ने भी नहीं डाली कि सर बताएंगे या सर करेंगे, तो इससे क्या होता है, आप पैरालाइज्ड हो जाते हो और आपकी अपनी जितनी एबिलिटीज़ हैं आप उन्हें भी कभी पहचान नहीं सकते कि मैं ये भी कर सकता हूँ या ये भी कर सकता हूँ। तो तरीके आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे उनका सोल्यूशन ढूंढना है जो कि कोई भी इंसान ढूंढ सकता है, कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है, कोई बड़ा भी कर सकता है, ठीक है। इस पे जो है ना लाजमी आप लोगों ने काम करना है और सोल्यूशन फाइंडिंग जो है ना वो लाजमी करें। कोई भी एरर है, कोई भी चीज़ है, कोडिंग है, वर्डप्रेस है, सबके साथ आप कर सकते हो कि आप उसका सोल्यूशन जो है वो इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। अब क्लाइंट आके जब नाम लेता है आपसे, तो अब उसने नाम लिया होगा तो मैंने किसी से पूछा नहीं कि भाई कोई मुझे बता दे, उस लफ्ज़ को गूगल पे लिख दो, गूगल आपको बता देगा कि क्या वो चीज़ है या नहीं, ठीक है। अगर आपके सामने कोई आके कहता है बोको, या मैं क्या कह देता हूँ, एक थीम होती है बिम्बर, अब मैं फर्स्ट टाइम इसका नाम सुन रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आके लिख लूँगा बिम्बर थीम, कि क्या बिम्बर कोई थीम है भी सही या नहीं।
मुझे पता लगता अच्छा एक थीम है ज़रूर बिम्बर, हालांकि किसी भी फ्रंट पेज पे नहीं थी बट फिर भी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने देख लिया इसके थोड़े से फीचर्स वगैरह देख लिए, अच्छा ये क्या क्या चीज़ें यूज़ करती है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये देखिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहीं से दे देता हूँ। जनरल बीपी सेटिंग, ग्रुप फ्रंट पेज, मेंबर फ्रंट पेज, ग्रुप नेविगेशन, सारे नए ऑप्शन आ गए। अब क्या करेंगे, ये तो हमने पढ़े ही नहीं अभी तक। अब ये देखिए ये वही वाला टैब है ना कस्टमाइजेशन वाला, बट ये जरूरी नहीं है कि मुझे कोई करवाए तो मैं ऐसे करूँ। मैं क्या करूंगा, मैं इन ऑप्शंस के अंदर जाके इसे एक्सप्लोर करूंगा कि आखिर कैसे। एजेक्स लोडिंग, एजेक्स लोडिंग क्या होता है कि आप क्लिक करो और फौरन विदाउट रिफ्रेशिंग चेंजेस अप्लाई हो गए। ठीक है, डिफॉल्ट फीचर्ड इमेज, ये देखें फीचर्ड इमेज को शो करवाने के कितने ऑप्शन हैं वगैरह वगैरह। अब इस थीम के अंदर तो मुझे ये ज़्यादा ऑप्शन मिल गए, और ये देखिए आपको सामने ही बताया कि अभी इस तरह का कोई भी ऑप्शन एक्स्ट्रा में भी इवन अवेलेबल नहीं है, ये जो यहाँ पे हमारे पास थी। तो क्या फिर अब करें, सिर्फ और सिर्फ मेंटली प्रिपेयर्ड करें, वरना आपको बिम्बर थीम की क्या मिल सकती है डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको कहीं फंस जाते हो, ये देखिए बिम्बर थीम डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये देखिए उन्होंने आप उस कंपनी वाले, क्योंकि जब इतनी बड़ी थीम बना रहे हैं तो क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, हेडर को कैसे डिज़ाइन करना है, ये देखिए कस्टमाइज डिज़ाइन, सिंगल पोस्ट को कैसे कस्टमाइज करना है, पोस्ट आर्काइव को, फुटर को, होम पेज को, प्लग इन और विजेट्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, विजेट कौन कौन से आएंगे इसके साथ, फीचर्स इसके क्या हैं वगैरह वगैरह। ये देखिए अब मुझे नहीं आता था बट मैंने सिर्फ अपनी रिसर्च की बेस पे उसके काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस की तरफ मैं चला गया, होम पेज के अंदर मैं आ जाता। ये देखिए बिल्ड विद, इसके साथ मैं इस प्लगइन के साथ भी कर सकता हूँ, इसके साथ भी कर सकता हूँ, क्या क्या ऑप्शन है ये देखिए। इन्हें मैं पढ़ लूँगा कि क्या करते हैं। मैं करता हूँ बिल्ड विद एलिमेंट, ये ले सारी की सारी वो मुझे एक्सप्लेनेशन दे दिया, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये बटन दबाओ, ये दबाओ, ये दबाओ। कुछ मुझे वो बता देंगे, कुछ मैं एक्सप्लोर करके ऑप्शंस को देख देख के खुद समझ जाऊंगा कि अच्छा हाँ ऐसे करना है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल्स रखी, तीनों के अंदर देखें ऑप्शन 1 2 3 चेंज थे। पहली थीम के अंदर डिफरेंट थे, दूसरी के अंदर डिफरेंट थे, तीसरी के अंदर डिफरेंट थे। तो ये बात बताने का सिर्फ मकसद यही है कि आप जो है ना इसकी आदत ना डाल लें कि जब भी कोई नया काम हो किसी से पूछें, किसी से नहीं पूछना, सिर्फ और सिर्फ गूगल से पूछना अगर नहीं आता। ठीक है जी, जो बात मैंने बताई है कुछ समझ आई है आप सबको? जी सर। जी सर। क्या समझ आई जी है, सर। कौन बताएगा? जी नवीद हाशमी। सर मैंने वैसे हैंड रेज तो किया हुआ एक क्वेश्चन के लिए, तो पूछना सर ये था कि एस्ट्रा थीम जो है किस किस्म की वेबसाइट्स को डेवलप करने में काम आ सकता है। ये जैसे अभी आपने बताया कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए डिफरेंट थीम्स हैं, तो इट्स मीन कि सर हम जब कोई काम करने लगे तो पहले हम ये देखें कि हमारी वो वेबसाइट किस टाइप की है, फिर हम उसके मुताबिक थीम्स को सर्च करके फिर उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके चलाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक बात बताई है, ये इसके लिए यूज़ होती है। जो एस्ट्रा है ना उसके ऊपर हमारा ई कॉमर्स स्टोर भी जो है वो बिल्डअप हो जाता है, बट जो स्पेसिफिकली ई कॉमर्स के लिए आ जाती है ना उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर ई कॉमर्स के फीचर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। प्रोडक्ट को शो करवाने के 2-3 तरीके हैं, प्राइस को शो करवाने के 2-3 तरीके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन लिखने के 2-3 तरीके हैं। इसी तरह उसमें फिर ई कॉमर्स के लिहाज से ज़रा उन्होंने ज़्यादा ऑप्शन डाले होंगे। अगर आप उस थीम को किसी नॉर्मल वेबसाइट या ब्लॉग को तैयार करने के लिए यूज़ करोगे तो ब्लॉगिंग के लिहाज से उसके अंदर ऑप्शन
ना होने के बराबर होंगे। सिर्फ बस वो हेडर इंफॉर्मेशन दे देगा, साइड बार अगर होगी वो बता देगा, फुटर बता देगा, थोड़े से जो बेसिक लेआउट की इंफॉर्मेशन है वो दे देगा बस। बट ये जो मैंने बिम्बर थीम ओपन की थी ये है ब्लॉग के लिए। अगर आप ये ब्लॉग के लिए यूज़ करोगे तो ज़्यादा फीचर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह ई कॉमर्स वाली यूज़ करोगे तो उसके लिहाज से ज़्यादा फीचर मिलेंगे। ये हमारे पास एस्ट्रा का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है कि जब आपको सारी की सारी जो चीज़ है वो स्क्रैच से बनानी हो, यानी कि कस्टम बनानी हो। कैसे? आप अगर एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे कि किसी कंपनी की वेबसाइट है, वो स्टैटिक वेबसाइट होती है, उसके अंदर ब्लॉग वगैरह सच नहीं होते। आपने बस पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन शो करवानी है। जैसे अब मैं हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे रहा हूँ, मेरे होम पेज के ऊपर मैं ऐसी चीज़ें लिख देता हूँ कि मैं वेब डेवलपर हूँ, ये मेरा नंबर है, ये वो मैं एक दफ़ा बिल्ड कर दूंगा, मैं उसे हो सकता है पूरा साल चेंज ही ना करूँ। उसमें जो उसका डिज़ाइन लेआउट होगा वो मुझे ज़ीरो से किसी बिल्डर की मदद से क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने देखा एलिमेंटर वगैरह। तो उस तरह की चीज़ों के साथ जहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ें बनानी पड़े, एस्ट्रा का वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बट अगेन डिपेंड करता है उस पर्सन पे, वो उसे किसी भी तरह की वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकता है। बट मेजरली ये ऐसा समझ लें कि जनरल पर्पज़ जो वेबसाइट्स हैं स्टैटिक टाइप, उसके लिए इस्तेमाल होती है। बट ई कॉमर्स भी इस पर बन सकती है, क्योंकि ई कॉमर्स की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो किसी प्लगइन से आती है। तो थीम कोई भी हो, वो प्लगइन लगा लो, वेबसाइट आपकी क्या बन जाएगी, ई कॉमर्स बन जाएगी। बट अगेन ज़्यादा ऑप्शन लेने के लिए बेहतर अप्रोच यही होती है कि ई कॉमर्स वाली या ब्लॉग वाली जिस तरह की वेबसाइट है उस तरह का थीम चूज़ किया जाए, ठीक है जी। आमना आफ्ताब, क्या समझ आई आपको? सर लेकिन हम एक टीम को मल्टी पर्पस थीम भी होते हैं, मतलब उसमें सारे ऑप्शन भी आ रहे होते हैं, उस तरह भी यूज कर सकते हैं। जी, बात है कि हमारे पास कुछ थीम मल्टीपर्पज़ हैं, कुछ स्पेसिफिक हैं, वो डिपेंड करता रहेगा। मल्टीपर्पज़ के अंदर सारी चीज़ों के लिए उन्होंने ऑप्शन लिखे होते हैं कि भाई ये आप बना सकते हो। उसके डेमोज ज़्यादा से बनाए होते हैं कि अच्छा ये वाला इस तरह की वेबसाइट है तो ये डेमो ले लो, इस तरह की है तो ये लो। तो वो तो फिर हमारे पास थीम बेतहाशा हैं। बट अगर हम ब्लॉग के लिए ब्लॉगिंग थीम ढूंढें तो ज़्यादा बेटर है। ई कॉमर्स के लिए वैसा थीम ढूंढें तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मुझे आप जी नजमा रईस आप बताएं। सर बेसिकली जो चीज़ अभी तक मैंने गेट किया है कि अगर हम कोई भी थीम थोड़ा यूज़ सा करते लाउड हैं बोलें, आपके पास। सर जो बेसिकली मुझे अभी तक समझ में आई है वो ये चीज़ समझ में आई है कि हम लोगों के पास जो भी थीम्स आती है उसके साथ ऑप्शंस जो है न्यू खुद ब खुद आते हैं। तो अब ये हमारे ऊपर बेस करता है कि हम उन्हें किस तरह से सर्च करते हैं, या हमारे अपने इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उससे कितने इंटरेस्ट से उस चीज़ को यूज़ करने की या उस चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने ठीक बताया कि सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, कि आप खुद पे जो है ना एतमाद रखो और चीज़ें करो। यकीन करें, बेशक वर्डप्रेस है, बेशक जो भी चीज़ है, इंटरनेट पे सबका सोल्यूशन अवेलेबल है। और ये यकीन करें, अगर आप में ये हैबिट डेवलप हो जाती है सर्च करने की, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ को भी सर्च करने की, तो आप क्या कर सकते हो, आप काफ़ी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको शायद याद हो तो एक इंडिया की एक कमर्शियल आती थी, उनके किसी ये टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क की, ये किसी इस तरह के नेटवर्क की जैसे जैज़ वगैरह हैं। तो क्या होता था वहाँ पे, जो उस एरिया का जो एमएनए है या जो वहाँ का ओन कर रहा है, जो उस इलाके को मैनेज कर रहा है, वो उनसे क्या कह रहा है, झूठे वादे कर रहा है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो सिर्फ वहाँ पे एक जो बच्ची है छोटी सी, वो खड़ी होती है, वो उसे सर्च करती है और वो दिखा देती है कि ऐसा तो नहीं हो रहा, आप झूठी बात बता रहे हो। मतलब कि ये जो इंटरनेट है ये दुनिया को इनेबल कर रहा है कि वो खुद से रिसर्च कर सके। उन्होंने अपना ऐड बनाया हुआ था ये इस तरह से, ठीक है। बट आप उसी ऐड की मदद से एक सबक भी सीख सकते हो कि आप किसी से ना पूछो, हो सकता है उसकी बात कितनी ऑथेंटिक हो, कितनी ठीक हो, क्या हो, आप उसकी खुद से रिसर्च कर लो, ठीक है।
चाहे वो किसी टॉपिक बेस्ड हो, चाहे वो क्या हो, किसी चीज़ को सीखना है तो वो। और अब तो इंटरनेट पे जो यूट्यूब है वो सबसे बड़ी हमारे लिए यूनिवर्सिटी है कि हम वहाँ से बेतहाशा चीज़ें सीख सकते हैं। इस तरह से है कि अगर हमें कुछ भी नहीं आता, अगर हमने पढ़ाई शढ़ाई अपनी मुकम्मल कर ली है, ग्रेजुएशन कर ली है, हम फ्री हैं, हमारे पास कोई स्किल नहीं है, तो यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं सीख के और अर्निंग भी जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसी मैं आपको पहले भी इंटरव्यूज़ वगैरह सजेस्ट शायद किए हों कि ऐसे लोगों की कम्युनिटी में देखा करें कि कैसे वो लोग शुरू ज़ीरो से हुए, इंटरनेट की मदद से, उन्हें कोई गाइड भी करने वाला नहीं था, बट अब वो लाखों या करोड़ों तक भी जो है अर्निंग कर लेते। ठीक है, तो ये चीज़ लाजमी इसकी आदत डालें तो बहुत बेनिफिशियल है। बाद में भी आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी अगर ये हैबिट डेवलप हो जाती है। ठीक है, थोड़ी खपत खपाई है, कोई चीज़ आसानी से मिल जाएगी, किसी में बहुत खपना पड़ेगा, बट अगेन अगर आप सवाल एक लेके जाओगे तो हो सकता है आपको 10 सोल्यूशन जो है वो मिल जाए। ठीक है, अच्छा अब हम हमारे पास जी अशफाक। सर जगह सॉफ्टवेयर हाउस में जाओ ना तो वो भी सिर्फ यही सिखाते हैं बस कि आपने सर्च कैसे करना है, और कुछ भी नहीं बताते। बंदे को बिठा देते क्या काम करो बस, और कुछ भी नहीं बताते, यही सिखाते हैं कि आपने सर्च कैसे करना है। और बिल्कुल, और यकीन करें मैटर भी यही चीज़ करती है कि आप खुद से चीज़ों को ढूंढने के काबिल हैं। ठीक है, सच में मैं आपको बार बार अगेन यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि स्पून फीडिंग की जो आदत है ना वो कभी भी ना डालिएगा अपने अंदर कि कोई बताएगा, कोई करेगा, कोई हाथ पकड़ के चलेगा। ठीक है, सिर्फ ये हैबिट डेवलप कर ले। मैं कह रहा हूँ आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप ग्राफिक के डिज़ाइनर हैं, चाहे आप कंटेंट राइटर हैं, चाहे आप वेब डेवलपर हैं, ये हैबिट सबके लिए कॉमन है। ठीक है, बस आपने अपनी अप्रोच बदलते रहना है, बस आपने चीज़ों को सर्च करने के तरीके बदलते रहना है, ढूंढता रहना है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको चीज़ें ना मिलें, मेरी गारंटी ले लें कि आपको चीज़ें मिल जाती हैं। बस आपने नए नए मॉडर्न टेक्निक्स को भी ढूंढना है। मैं अभी वो सर्चिंग वाला लेक्चर मैंने आपको देना है कि चीज़ों को ढूंढा कैसे जाता है। ठीक है, इंटरनेट पे अच्छे तरीके से सर्च कैसे की जाती है, तो वो उस पर जब मैं आपको लेक्चर दूंगा तो मैं आपको ज़्यादा तरीके भी बताऊंगा कि आप ऐसे ऐसे ये अप्रोच भी यूज़ करवा सकते हो चीज़ों को ढूंढने की। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या हुआ, आज हमने थीम को चेंज किया और हमने इसके ऑप्शन जो है वो लगा के। अब आप लोगों को मैं मज़ीद आगे नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने क्या कर लेना है, एस्टा थीम को यूज़ करते करते या किसी भी डिफरेंट थीम को यूज़ करते करते अपनी मर्ज़ी से एक ब्लॉग जो है वो सेटअप करके आना है। बट थीम आपने फ्री यूज़ करनी है और बिल्डर आपने यही वाला यूज़ करना है। देखिए, ब्लॉग सेटअप करने के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जितनी चीज़ हमने पढ़ा है हम किसी का भी ब्लॉग सेटअप करके दे सकते हैं। कैसे, मैं एक थीम लगा लूँ, मैंने कुछ पोस्ट डालनी है, डमी पोस्ट डाल लें, ये अपने लिहाज से डाल लें, उसका मेन्यू सेटल करें, उसका टॉप बार सेटल करें, सारी चीज़ें सेटल करें, रेडी हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या कर लेना है, एक ब्लॉग को सेटल कर लेना है। सिर्फ स्टार्ट के अंदर जब आप शुरू करेंगे सबसे पहले आए उसकी कुछ सेटिंग्स कर लें, जैसे कि हमारे पास सबसे पहली सेटिंग हम करते हैं परमालिंक वगैरह की, आते साथ सेटल करवा लें कि ये परमालिंक होना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद रीडिंग के अंदर ये वाला डिस्करेज कर दें, इनकी हैबिट बनाएं, क्योंकि आगे जाके ये हैबिट्स आपके काम आएंगी, वरना अगर आप भूल जाते हो तो फिर मुश्किल होगी। ठीक है, उसके बाद कोई थीम वगैरह इंस्टॉल करें, पोस्ट डालें, पेज तो आपने वैसे भी क्रिएट किया था, थीम वगैरह चेंज करें और थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपने क्या कर लेना है, एक ब्लॉग सेटअप करना। इतना करने से सबसे आसान है ब्लॉग को सेटअप करके देना, आपने किया, चीज़ें और रेडी हो गई। ठीक है, साइड बार वगैरह लगा लें, कम से कम 3 से 4 पोस्ट लाजमी होनी चाहिए और 3 से 4 पेज आपने लाजमी क्रिएट करने हैं,
और इसी एडिटर की मदद से, गटनबर्ग वगैरह की मदद से बनाएं। मंडे से हम अपना एक नया एडिटर बनाना देखेंगे कि हम किसी थर्ड पार्टी बिल्डर से वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, पेज कैसे तैयार करते हैं और उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो आप क्या करें कि इसके अंदर जाके और थोड़ी सी एक पूरा ब्लॉग सेटअप करके देखें, और वो जो ब्लॉग होगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं LMS पे एक्टिविटी क्रिएट करूँ और आपसे उसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो मंगवाऊँ। ठीक है, तो आपने पूरा ब्लॉग बेसिकली इस तरह से जो है ना सेटअप करने की कोशिश करें। ठीक है जी, मुझे बताएं समझ आ गई है बात?